अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तीन बड़ी डेवलपमेंट हैं पहले खैबर पख्तूनख्वा से, वो आपको बताता हूँ। फिर बड़ी अहम खबरें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि सुहेल अफरीदी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर चीज़ों पर बात होनी थी। और इसमें जो सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है, पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या? वो कहते जी, मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजरीन, क्योंकि अफ़गान महाजरीन का मामला खैबर पख्तूनख्वा में ही है, ज़राअत और अफ़गान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए मादरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब PMLN इक़्तिदार में थी तो वो छोटी छोटी बातों पे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने बरतानिया चले जाते थे। टेलीफोन पे हदायत नहीं लेते थे, बल्कि यहाँ से पूरी पूरी काबीना बरतानिया जाती थी, वहाँ लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा लेती थी और वापस आकर हुकूमत चलाती थी। वो दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर बड़ी बड़ी तैनातियों के फैसले बरतानिया में बैठकर किए हैं। उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पार्टी के 30-30, 40-40 लोग और बाद औक़ात 100 के करीब लोग मियां नवाज शरीफ साहब को रोज़ाना मिलने के लिए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातों का तांता बंदा रहता था और मियां साहब अपनी पूरी पार्टी और निज़ाम जेल के अंदर से बैठकर चला रहे थे। तो जब मियां नवाज शरीफ जो कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, उनसे ये लिए जा सकते हैं मशवरे, तो इमरान खान जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का फैसला उसने करना है कि अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उसने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्या होना चाहिए, तो मैंडेट उसका है ना। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी इमरान खान से मिलवाएं, वहां से मैं रहनुमाई लूंगा और फिर मैं आकर आपके सामने बैठूंगा। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा, शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के वापस बता ही नहीं सके। एक और मुलाकात के लिए भी कोशिश की सुहेल अफरीदी ने कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, याया अफरीदी से। अब ये एक कबीले के लोग हैं, सुहेल अफरीदी और याया अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि याया अफरीदी से मिलकर कोशिश करते हैं, रब्ता किया। इन्होंने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस याया खान से रब्ता, इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को खत लिखा गया है, जिसके बाद आज मुलाकात के लिए रब्ता किया गया। चीफ जस्टिस के स्टाफ ने बताया कि चीफ जस्टिस मसरूफ हैं, पूछ कर बताते हैं। ये पूछ कर बताए हुए दोहराने वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन पूछ कर बताते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के मुंतज़िर हैं। ये सारी पूछ के बता रहे हैं, जहाँ से ये पूछते हैं वो सारे ही जानते हैं कि कहाँ से बेचारे ये पूछ के आते हैं। इन्हें इजाज़त मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि जनाब उनसे पूछते हैं और फिर बताते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। हर बंदा उन्हीं की तरफ देख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, कि वो क्या इशारा करते हैं या क्या बात बताते हैं। बहरहाल याया अफरीदी साहब से भी अब वो मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट भी दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और तवत्तर के साथ मुलाकात करवाई जाए। जबकि जो नई काबीना की तश्कील है उसको रोक दिया गया है कि तब तक नई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इमरान खान साहब बताएंगे ना किसको लेना किसको नहीं लेना, और सुहेल अफरीदी साहब वो तमाम हक़ाइक़ इमरान खान साहब के सामने रखेंगे जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता चला आ रहा है। यानी फरवरी 2024 में तहरीक इंसाफ जीती थी, गंडापुर वज़ीर आला बन गया, तब से लेकर अब तक डेलिबरेटली सुहेल अफरीदी की, मीना खान अफरीदी की या शाहिद खटक साहब की, इनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब को जाकर कुछ हक़ाइक़ बताना चाहते थे और इन्हें रोका गया। और अब इनमें से एक वज़ीर आला बन गया, तो अब ये चाहते हैं कि जाकर इनकी मुलाकात हो और ये हक़ाइक़ इमरान खान साहब के सामने रखें ताकि उनकी रोशनी में इमरान खान साहब फैसला करें। तो नई काबीना की तश्कील भी रोक दी गई है। इससे पहले खबर चलवाएगी कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी वज़ीर आला की, तो वो खबर तो जनाब हो गई कैंसिल, और जिन्होंने खबर दी उन्होंने ही वापस ले ली कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पर रद्दमल भी दिया था सुहेल अफरीदी ने, मैं वज़ीर आला हूं तो मैं बताऊंगा क्या करना है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम, जब आप वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। एक और नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो अपना ट्वीट है, वहाँ उनका स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें इमरान खान साहब ने एक नया काम किया। पहले तो उन्होंने सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी और ISF का दरीना साथी है, तारीफ़ की उनकी, और उन्होंने कहा जी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के नज़रिए के तहत ऐन मुताबिक इनकलाबी काम करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने शाबाश दी कि ठीक है, अच्छे तरीके से इक़्तिदार को मुंतकिल किया उसने।
फिर 4 बड़े वाकयात इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 साल में हुए। एक 9 मई का, 26 नवंबर का, आज़ाद कश्मीर का और मुरीद के का। इन 4 वाकयात में कत्लेआम हुआ, 79 शहरियों को शहीद किया गया। अब 9 मई फॉल्स फ्लैग के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन बनाया, इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। बंदों को उठा के 10-10 साल जेलों में डाल दिया, सजाएं दे दी, और फौजी अदालतों ने भी सजाएं दे दी पकड़ के, जो पूरी दुनिया में नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा हालांकि उस दिन 79 शहरियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया था। यही वारदात 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ हुई। तो इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके और कत्लेआम के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जा सके। अब वो ये कहते हैं कि उसके बाद जनाब फिर ये कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया, यानी अब जो आज़ाद कश्मीर में किया गया और फिर उसके बाद अब तहरीक लब्बैक के साथ हुआ। नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम कारकुनान और अवाम मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ निकले। तो मैं आपको बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। हर शहर के अंदर लोग निकले हैं। पंजाब के अंदर तो पूरा एक ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जगहों पे कारोबारी इलाके थोड़े बहुत बंद रहे, बाकी जगहों पे कई जगहों पे खुले रहे। एक मिक्स किस्म का रद्द-ए-अमल था, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो पूरा का पूरा निज़ाम था उसको तैयार किया गया था। पुलिस वगैरह को सबको तैयार रखा गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जनाब कोई भी हंगामी सूरत पैदा हो सकती है जुम्मे वाले दिन। तो जुम्मे के दिन से डरे हुए हैं। तो जुम्मा तो अगला भी आएगा, उससे अगला भी आएगा, तो किसी भी दिन लावा फट सकता है। तो अब जो हरकतें ये हुकूमत कर रही है, जो फसल बो रही है, वो इसको काटनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा कि यार अब इसके ऊपर मुतालबा ये किया जाए कि चारों वाकयात के जुडिशियल कमीशन का क्याम होना चाहिए। आज मुल्क में सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है। सारी अदालतें फौजी अदालतों में बदल चुकी हैं। जैसे फौजी अदालतों को चलाया जाता है वैसे ही आम अदालतों को भी चलाया जा रहा है। 26वीं गैर आईनी तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी है। मुल्क में लाकानूनियत है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस फायद ईसा, जज आमिर फारूक और जज टोकर, सबके पास हमारे केसेस और पटिशन गई, मगर कहीं से इंसाफ नहीं मिला। फिर आज इमरान खान साहब ने एक जो नया काम किया वो ये किया कि नॉर्मली वो इलेक्शन की धांधली और मैंडेट की चोरी के लिए, और याद रखिएगा ये एक ऐसा काम है जिस पे आर्टिकल 6 लगता है, तो इमरान खान साहब इसमें कादी फायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इसमें पहला नाम आसिम मुनीर का लिया। वो ये कहते रहे हैं लेकिन बड़ा क्लैरिटी के साथ आज उसी लिस्ट में शामिल कर दिया कि आसिम मुनीर, कादी फायद ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा ने हमारा मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की नाअहल और नाजायज हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की, जिनके पास पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकलने का कोई रास्ता है, ना कोई विजन है, ना कोई एहलियत है। दहशतगर्दी, अमन अमान का क्याम, हर चीज इन्होंने जनाब, इनकी एहलियत ही नहीं है, बर्बादी हो गई। इमरान खान साहब बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा तारीख से साबित है कि मिलिट्री डिक्टेटर का सिर्फ बंदूक के जोर पर हर चीज का हल निकालने का फार्मूला कभी भी देरपा और कामयाब साबित नहीं होता। अफगानिस्तान के साथ मसले का हल फौजी नहीं है, सियासी है। लिहाजा सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो मामला फहमी से मुल्क में देरपा अमन का क्याम यकीनी बनाएं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत का ना ही इस्तेहकाक है और ना ही अहलियत के वो क्याम अमन में मौसर किरदार अदा कर सकें। हमारे दौर में दहशतगर्दी कम तरीन सतह पर आ गई थी। मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए तो मैं अफगानिस्तान से तनाज़ात के हल और क्याम अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूं। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इसमें एक ऑफर भी है। कई लोग कहेंगे इमरान खान साहब पैरोल पर रिहाई चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इसी अपने ट्वीट में उन्होंने आसिम मुनीर पर सख्त तरीन तनकीद भी की है। तो ये कोई डील की ऑफर नहीं है। फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क को बचाना है तो आपको अफगानिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आपके अंदर ये काबिलियत क्योंकि नहीं है, लिहाजा मुझे मौका दें, मैं ये बात करता हूं, मुझे पैरोल के ऊपर आप बाहर निकालें तो मैं कर लेता हूं और ये मामला रिजॉल्व करता हूं। और ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान में कि वो ये कर पाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ रिहा हो गया, आजाद नहीं हुआ। एक जुमला अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता है, वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता है। वो इमरान खान रिहा नहीं हुआ लेकिन आजाद है। जो दिल करता है वो कह देता है और जैसे दिल करता है वैसे वो रहता है। एक बड़ी अफसोसनाक नादरीन खबर आ रही है, और ये खबर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक अटैक हुआ है वजीरिस्तान में, और बड़ा डेंजरस अटैक हुआ है। इस अटैक में रिपोर्ट किया जा रहा है अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 फौजी एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि सीज फायर हुआ है। ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब ये वाकया पेश आया वजीरिस्तान में। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और लगातार ऐसे वाकयात हो रहे हैं। जवानों की शहादत जो है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। और ये सिलसिला तभी रुकेगा, आप लड़ाई कितनी देर करेंगे? पिछले 20 साल से आप लड़ ही रहे हैं दहशतगर्दों से। लगभग 25 साल हो गए आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। आप 25 साल और इनसे लड़ लें। आपने 14,000 ऑपरेशन कर दिए, आप इतने ही और कर दें। बड़े बड़े ऑपरेशन आपने दर्जन से ज्यादा कर दिए, आप इतने ही और कर दें तो क्या होगा? क्या अमन आ जाएगा? अगर माजी में आ गया था तो अब भी आ जाएगा। एक ही दफा अमन आया जब इमरान खान साहब का फार्मूला अपनाया गया कि अफगानिस्तान से बातचीत करो, पाकिस्तान में भी कोई रास्ता निकालो, कोई तरीकेकार इख्तियार करो, कबायली इलाके के लोगों को एतमाद में लो और सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो अमन आ जाएगा। ये कहा इमरान खान ने, बार बार कहा, लेकिन इस फार्मूले के ऊपर कोई जा नहीं रहा। ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने ना बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। ख्वाजा आसिफ ने अभी इतनी बड़ी गवाही दे दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैद हमीद जो है इसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को, अब ये आदमी पाकिस्तानियों का कत्लेआम करता है। आज पाकिस्तान का एक मतलूब आदमी है, इसके चक्कर में आप ड्रोन लिए फिरते हैं, कभी अफगानिस्तान में, कभी जेट तैयारे।
अब ख्वाजा आसिफ कहता है कि जनरल फैज ने टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को बुलेट प्रूफ गाड़ी तोहफे में दी। अंदाजा करें आप। और दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाकर बसाने का जो फार्मूला है वो भी जनरल फैज का, जनरल बाजवा का और जनरल नदीम अंजुम का था। और ये रल के ये कार्रवाई डाल रहे थे और ये दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जर्नैल तकदीर का फैसला करते हैं और मुसल्लत करते हैं। इमरान खान के दौर में नहीं कर पाए, उन लोगों ने मना कर दिया था। तो ये जब अर्दली हुकूमत आई, इंपोर्टेड हुकूमत, तो उसे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारी क्या जरूरत है, आ गए दहशतगर्द और अब छा गए वो और हर तरफ मौजूद है। अब उनके साथ आप लड़ते हैं, रोजाना आपके जवान शहीद होते हैं, तो क्यों कौम को इस अंधे कुएं में धकेला। बात सादी सी है। मुझे ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को पूरे को एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक नो गो एरिया में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर यहां से मर्जी की मादमियात उठाई जाएंगी और जिसको जो दिल किया बेच दिया। मुझे तो ऐसा लगता है। बलूचिस्तान में अनार्की की जो सबसे बड़ी वजह है वो उसके वसाइल है। बलूचिस्तान में जो लॉलेसनेस है या बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वहां पे जो मादनी वसाइल है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन इलाकों में ज्यादा बदअमनी है जहां पे मादनी वसाइल ज्यादा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। नाज़रीन, कुछ स्टेटमेंट है जो माजी में इन लीडर्स ने दिए हुए हैं, ख्वाजा आसिफ ने और बाकी वज़रा ने, वो अब इनके गले पड़ गए उनके अपने स्टेटमेंट्स। मैं इनमें से ना कुछ आपके सामने रखता हूँ, ये आप देखें कितना इंटरेस्टिंग है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ को अगर आप पहले सुने तो मैं इनका स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई फौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है, लेकिन माजी में ख्वाजा आसिफ का अपना स्टेटमेंट है, आज बड़ा वायरल हुआ है। बात तो उनकी ठीक है, काम तो वही हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने उस दौर में जो बात की थी, लेकिन जरा सुने आप। ये असला जो हमने अपनी दिफाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको डरने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं $5 अरब के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती और जो भी जंग लड़ी उसकी इब्तिदा हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है। हाँ जी नाज़रीन, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं इस हवाले से। एक अता तारड़ का भी क्लिप बड़ा वायरल हुआ। अता तारड़ जो है ये कुछ अर्सा पहले का क्लिप है, जब तहरीके इंसाफ के ऊपर गोली चलाई मौजूदा रजीम ने 26 नवंबर को। उसके बाद इन्होंने कहा जी आपने बंदे मार दिए ने हत्ते। तो अता तारड़ क्या कह रहा था, जरा ये सुने। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएलपी के धरने के ऊपर, तरीके लबैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताज़ियत की। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी तहरीके इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी एक क्लिप पोस्ट किया जिसमें इमरान खान साहब यूज ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि वहां जजों की गर्दनें काटने की बात हुई थी कि इनकी गर्दनें उतार दी जाएंगी। कोई इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने नहीं निकला था। और दूसरा यह है कि वहां कोई इस तरीके से घेर के लोगों को अंधाधुंध गोलियां नहीं मार दी गई थी। कोई ये तरीकाकार अडॉप्ट नहीं किया गया था। बड़े मुज़ाकरात हुए थे और मामले का हल भी निकाला गया था। और बाद में मुझे ये बताएं कि जब तहरीके इंसाफ के दौर में तहरीके लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इनको वापस मैदान में कौन लेकर आया? इनको रीलॉन्च किसने किया, ये पता है आपको? ये मैं आपको बताता हूं। तहरीके लब्बैक को रीलॉन्च किया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दबाने के लिए। और इनके सोशल मीडिया पे दबाव डाला जाता था कि आप इमरान खान को गालियां दें और इमरान खान की मुखालफत करें। और आज वही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अकेली तनहा खड़ी है तहरीके लब्बैक के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई उसके खिलाफ। मुझे तहरीके लब्बैक से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे हमदर्दी है बेचारे निहत्ते मासूम लोग यार, उनको गोलियों से भून दिया पकड़ के। वो कोई अपने घर का वाहिद कफील है। भैया आपने जो करना है कानून के दायरे में रहकर करें। इस तरह अगर आप तहरीके लब्बैक, बहुत सारे लिबरल कह रहे हैं तहरीके लब्बैक देना ठीक होया, भाई ये ठीक हुआ तो फिर बलोचों के साथ भी ठीक हो रहा है, फिर कबायलियों के साथ भी ठीक हो रहा है, फिर जो जिस को रियासत मार रही है ठीक कर रही है, कश्मीरियों के साथ भी ठीक कर रही है, फिर पीटीआई के साथ भी ठीक कर रही है, कल किसी और को मारेगी वो भी ठीक करेगी। फिर तो आप सबको ही जायज करार देते। भाई जो करना है कानून और आइन के मुताबिक आप करेंगे तभी वो ठीक होगा। मावराए अदालत आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते, इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पंजाब में तहरीके लब्बैक पर पाबंदी काबीना से मंजूरी दे दी गई और वफाक को भिजवा दिया गया कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। 5000 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और 40 मसाजिद औकाफ के हवाले कर दी गई हैं। वो अपील में जा सकते हैं तहरीके लब्बैक के लोग कि जनाब हमारी अपील है कि हमारी मसाजिद जो हैं वो वापस दी जाएं और जो हम पर पाबंदी लगाई जा रही है ये ख़त्म की जाए। लापता हुई है क़यादत तहरीके लब्बैक की, अभी तक कोई पटिशन नहीं आई, ना फैमिली की जानिब से ना पार्टी की जानिब से। कोई पता नहीं कि तहरीके लब्बैक की क़यादत कहाँ है। कभी इम्कान ये है कि वो एजेंसियों की हिरासत में हैं, जो कभी इम्कान है। नाज़रीन, तहरीके लब्बैक ने अपनी लाशों के हुसूल के लिए कि जनाब उनका तदफीन करनी है, लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो लाहौर हाई कोर्ट से ये मैं शाकिर रवान साहब की खबर पढ़ रहा था, वो लिखते हैं कि उन्हें 6 दिन बाद की तारीख दे दी गई। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ जो जज है ना उसको एक बात कहना चाहता हूँ कि जज साहब आप मर जाएं या आपका कोई प्यारा मर जाए या आपके घर से कोई मर जाए, अल्लाह करे सारे सलामत रहें, लेकिन फर्ज करें मर जाए, आपको जो बहुत प्यारा लगता है आप मर जाए, आपकी बीवी मर जाए, आपका कोई बच्चा मर जाए
या आपका कोई बड़ा मर जाए तो आप 10 दिन तक उसकी लाश रखेंगे दफनाने के लिए? वो 10 दिन बाद आप करेंगे कि 10 दिन बाद इसकी लाश दफना देते हैं? वो 4 दिन पहले हो गए हैं, 6 दिन आपने मजीद दे दिए तारीख के। और भैया आपको तो चाहिए था कि आप उसी वक्त कहते कि भाई लाशें नहीं दे रहे, अभी आओ फौरन सारे पहुंचो यहां पे, इनकी लाशें इनको वापस करो ताकि ये दफनाएं। आज जवाब मांगना चाहिए था जज साहब आपको। अब फर्ज करें आप फौत हो जाते हैं और आपके मरने के बाद आपकी औलाद कहती है हम अपने बाप को 10 दिन के बाद दफनाएंगे, तो फिर कोई अल्लाह से डरे यार, कोई निज़ाम कुदरत से डरे आप। और ये चीजें वापस आ जाती होती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखी हैं कि ये अजाब बन के चीजें वापस आ जाती हैं आपके ऊपर और आपके खानदान के ऊपर। मैंने बेशुमार लोगों को तड़पते और तरसते हुए और परेशान होते हुए देखा है। इसका जवाब आपको देना पड़ता है। हद हो गई है ना इंसाफी की। वो आए जनाब लाशें दे दें और ये 6 दिन बाद आना, फिर गल करांगे। ये जनाब एक तारीख मिल गई है, ये खबर मैंने पढ़ी, शाकिर अवान साहब ने रिपोर्ट की है ट्विटर पे, वहां से मैंने देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तहरीक लबैक के चक्कर में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे भी उठाना शुरू कर दिए हैं और वो भी नजर आ रहा है। बिहाड़ी से मुजम्मल हुसैन साहब को उठा लिया गया और भी कुछ जगह से रिपोर्ट हो रहा है। और कश्मीर के मामलों को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों के अकाउंट्स अब बंद किए जा रहे हैं। आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ है, यानी जो लोग कश्मीर के मामलों को रिपोर्ट करते हैं सहाफ़ी, उनके नाज़रीन अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं कि उनका काम पसंद नहीं है। ख्वाजा काशिफ मीर के तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज और बैरूनी सफर पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी आप अंदाजा करें। और दीगर कुछ और सहाफ़ियों के साथ भी यही हरकत की जा रही हैं। तो आज़ाद कश्मीर में इंसाफ देना तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ चंद वज़रा ने इस्तीफे दिए, बाकी मुतालबात वहीं पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि जो कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी है वो अगला एक्शन क्या लेती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब जल्द अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, यानी वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और उन्होंने कहा जब वो कर लेगा तो फिर सारे कर लेंगे, यानी इंडोनेशिया पाकिस्तान सब कर लेंगे। यानी सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि अब शामिल किया जाए अब्राहम अकॉर्ड में और उनसे तस्लीम करवाया जाए इसराइल को। देखते हैं कि सऊदी अरब पहले करता है या बाकी मुल्क पहले करते हैं। एक और नाज़रीन आखिरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो अभी छपी है दुनिया भर के अखबारात में कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस डील फाइनल करने जा रहा है और मुआहिदा हो जाएगा। अभी मोहम्मद बिन सलमान गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि थोड़े दिन पहले तो हमारे मुल्क में ताशे बजाए जा रहे थे, भगड़े डाले जा रहे थे कि जनाब हम खादमैन हरमैन शरीफैन बन गए। अब वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुआहिदा कर रहे हैं। भाई सऊदी अरब की अगर हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली थी तो फिर अमेरिका के साथ सऊदी अरब क्यों ये मुआहिदा कर रहा है? और पाकिस्तान में दिफाई तजिया कर कहते नहीं जी नहीं, सऊदी अरब जो है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना लटरम पटरम, वो ये कह रहे थे कि नहीं जी सऊदी अरब को अब अमेरिका पे और मगरब पे एतबार नहीं रहा। अल्लामा इकबाल के अशार सुनाए जा रहे थे कि अब वो खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान जो है वो अब जिम्मेदारी लेगा हिफाजत की। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, ये कहानियां सुनाई थी। उसके बाद देखें अब सऊदी अरब का जो हकीकी दिफाई मुआहिदा हो रहा है वो जहां पे दुनिया के बेहतरीन हथियार है, जिनके पास दुनिया की सबसे तगड़ी फौज है, हथियार है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो सऊदी अरब उन पे ही निसार करेगा ना। देखें इसराइल के पास क्या है, अमेरिकन वेपन है, वो अकेला मुकाबला करता है सारे मुसलमान मुल्कों का।